हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो ये आज हम लोग पहले तो आप सभी को आज 26 जनवरी है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आज संडे है, तो इसी वजह से हम लोग प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करेंगे। इसमें 55 क्वेश्चन हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। भोजन के गैर पोषणीय घटक कौन से हैं? तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है रेसे या रफेज, बी है जल, तीसरा है कि वर्ण यौगिक, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इन चारों में कौन सही होगा? इन चारों में जो है वो सभी ये सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर से देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ये अभिकथन कारण का है। अभिकथन कारण का क्या है? तो अभिकथन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। इसमें देखिए क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। और इसका रीज़न क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं कि निष्प्रभावी कर देते हैं। तो ये बताइए क्या है इसमें? पहला ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सही हैं। सेकंड क्या है, ए और आर दोनों गलत हैं। और उसके बाद ये थर्ड क्या है, ए सही किंतु आर गलत है। और ये चौथे नंबर पे है ए गलत किंतु आर सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले हम लोग देखिए इसमें क्या होता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य जो है वह मनुष्य जो मतलब हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम होते हैं। और ये जैसे कि पहले ये देखिए डाइजेशन सिस्टम, इसमें और क्या रक्त परिसंचरण तंत्र, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। और क्या होते हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो मनुष्य की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो मनुष्य के शरीर की, वो क्या होता है कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। तो मनुष्य का शरीर कई चीज़ों से मिलकर बना है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई कि कोशिका है। सबसे पहले जो है क्या होता है कि सबसे पहले सेल होते हैं यानी कोशिका होते हैं। फिर कोशिका से सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और फिर उसके बाद क्या बनते हैं? पहले क्या होते हैं कि सेल होते हैं ना। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद क्या बनते हैं? टिश्यूज़ बनते हैं। टिश्यूज़ बनते हैं ना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या बनते हैं? टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन बनते हैं। अब ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये ऑर्गन सिस्टम का अर्थ क्या हुआ कि अंग तंत्र। मतलब ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? हमारा शरीर बनता है। हमारे शरीर में क्या होते हैं? बहुत सारे सिस्टम होते हैं। सिस्टम काम कर रहे होते हैं। जैसे कि डाइजेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। जब इतने सारे सिस्टम काम कर रहे होते हैं तो वेस्ट मटेरियल निकलेगा ही। जब हमारे शरीर में जैसे कोई मशीन काम करता है तो उसमें क्या होता है? कुछ वेस्ट मटेरियल होता है ना। तो इसी तरीके से जब हमारा शरीर काम कर रहा होता है तो उसमें से वेस्ट मटेरियल निकलेगा ही। जैसे जब आप अपना स्कूटर चलाते हैं या अपनी कोई गाड़ी चलाते हैं तो कचरा निकलता है ना, उसके लिए क्या करवाया जाता है? उसके लिए सर्विसिंग करवाते हैं। ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी है। हमारा शरीर जो है वह काम करता है, उसमें बहुत सारी गंदगी पनपती है। इसी गंदगी को क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। इसी गंदगी को क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। इसी फ्री रेडिकल को ख़त्म करना होता है। देखिए अगर कोई चाहे कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बने ही ना, तो क्या ये संभव है?
नहीं, ये संभव नहीं होता, क्योंकि फ्री रेडिकल्स बनेंगे और ये ज़रूरी है, ये ज़रूर बनेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में इतने सारे सिस्टम हैं और सारे सिस्टम काम कर रहे हैं जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बनते हैं और इस फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करना होता है। ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में आँखों के नीचे झुर्रियाँ, डार्क सर्कल, हमारे शरीर में चमक खत्म हो जाएगी, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं फ्री रेडिकल्स की वजह से। तो इनको क्या किया जाता है, इनको हटाया जाता है। अब ये क्या करते हैं और इनको हटाते कौन है? 3 विटामिन हैं। कौन? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन होते हैं? 3 होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। तो ये तीनों विटामिन क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारे शरीर में 3 विटामिन होते हैं। कौन? विटामिन ए, सी और ई। ये तीनों कौन से विटामिन हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहे जाते हैं। तो यही क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। तो ये क्या है कि ये हमारे शरीर में कैंसर को कम करते हैं, ये सही है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन क्या होता है कि सही होता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्या होते हैं? रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देते हैं, ये भी सही हो गया। यानी इसका हो गया आंसर ए और आर दोनों सही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना कहलाता है। मतलब अगर हम आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? क्या अतिपोषण कहलाएगा, अल्प पोषण कहलाएगा, सुपोषण कहलाएगा या कोई नहीं? अब बताइए, हमने तीनों पढ़ा हुआ है। हमने अतिपोषण के बारे में पढ़ा है, अल्प पोषण के बारे में पढ़ा है, सुपोषण के बारे में पढ़ा है। अतिपोषण क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत से, जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उससे ज़्यादा हम खा लेते हैं, तो क्या है? वो अतिपोषण है। और जब हमारे शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है तो वो क्या है? अल्प पोषण है। और क्या? सुपोषण क्या है? जब हम अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं तो वो सुपोषण। मतलब अतिपोषण क्या है? जब हम अधिक खा लेते हैं, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? अतिपोषण कहलाता है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है कि अत्यधिक निम्न स्थिति से, गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है डैश 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 कि अत्यधिक निम्न स्थिति से लंबाई भार क्या होता है कि लंबाई भार के सापेक्ष लंबाई और लंबाई के सापेक्ष भार। तो गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है किससे परिभाषित होता है? लंबाई के सापेक्ष भार से। तो यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ये 5वें क्वेश्चन की तरफ। ये है कि भारत की निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। कौन सा? घेंघा है पहला, दूसरा है रतौंधी, तीसरा है अल्पभार और चौथा है कि रक्ताल्पता और 5वें नंबर पे है संज्ञान। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। अब देखिए, हम लोगों ने इसमें पोषक तत्वों के प्रकार पढ़े हैं कौन कौन से। इसमें हम लोगों ने 2 प्रकार पढ़े हैं। एक क्या है? एक माइक्रो है ना, एक क्या है? मैक्रो है। मैक्रो, ये 2 सूक्ष्म पोषक पदार्थ हैं। माइक्रो मतलब होता है कि सूक्ष्म पोषक पदार्थ ना, और मैक्रो मतलब होता है कि इसकी हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसमें मैक्रो में क्या हो गए? ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया। लेकिन माइक्रो में क्या हो गया? माइक्रो में क्या होते हैं? विटामिन इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हो गए मैक्रो में। और माइक्रो में क्या हो गया? यहाँ पर ये देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। पहला है घेंघा, दूसरा है रतौंधी, तीसरा है अल्पभार, चौथे नंबर पे है रक्ताल्पता और 5वें नंबर पे है संज्ञान। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सही हो जाएगा ए, बी, डी, ये सही हो जाएंगे। कौन सा? ए, बी, डी। तो घेंघा जो है वो किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी ये किसकी वजह से होता है? विटामिन ए के। और किसके? और
A, B ये दोनों हो गए ना, तो विटामिन और मिनरल्स बताया कि हमने ये माइक्रो होते हैं, सूक्ष्म पोषक पदार्थ होते हैं। और ये घींगा क्या है, ये मिनरल्स में आते हैं। अल्पभार क्या हो गया, ये किसके, ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह प्रोटीन की कमी से होता है, और कार्बोहाइड्रेट ये सब होते हैं। और क्या हो गया कि रक्ताल्पता हो गया, ये किसकी वजह से होता है, और संज्ञान किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि A, B, D, B जो है रतौंधी हो गया, और घेंघा हो गया, और रक्ताल्पता हो गया। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये काली खांसी को किस नाम से जाना जाता है, काली खांसी को किस नाम से जाना जाता है, पर्ट्यूसिस, रूबेला, डिप्थीरिया, मम्प्स। तो काली खांसी को किस नाम से जानते हैं, पर्ट्यूसिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है, किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुकती है, ये किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है, 4 अंश सेंटीग्रेड पर, 7 अंश सेंटीग्रेड पर, और किस पर कि 4 अंश सेंटीग्रेड पर और 7 अंश सेंटीग्रेड पर, 6 अंश सेंटीग्रेड पर, और कितना 12 अंश सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर जो है ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 अंश सेंटीग्रेड पर क्या होता है कि इस तापमान जो है किसका, कि बैक्टीरिया की वृद्धि जो होती है वह रुक जाती है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो गया। अब आगे देखते हैं एंडेमिक क्या है। ये एंडेमिक क्या होता है कि इसमें से है कि जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान हो, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया जब कोई रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय के लिए फैले, ये दूसरा हो गया। और तीसरे नंबर पे है संपूर्ण विश्व में विस्तार, तीसरा हो गया। और उसके बाद हो गया चौथे वाले में ए और बी दोनों। तो यहाँ पर एंडेमिक क्या कहलाता है, एंडेमिक जो है जब कोई रोग क्या होता है कि किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान हो। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये थायरॉक्सिन की कमी से थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है, स्कर्वी, डर्मेटाइटिस, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। तो थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगर कमी पूछता है यहाँ पर, सॉरी ये सी वाला ऑप्शन नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि कमी पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, हाइपोथायराइडिज्म। और अगर यही अधिकता पूछता तो इसमें क्या लगाते कि हाइपर लगा देते। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम। थायरॉक्सिन की कमी पूछ रहा है तो इसीलिए लगाएंगे हाइपोथायराइडिज्म, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। और अगर थायरॉक्सिन की अधिकता पूछता तो यहाँ पर हाइपर लगाते। अब आगे बढ़ते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भारतीय अर्थव्यवस्था वाक्य कहा गया है, सीमित क्षेत्र, संकुचित क्षेत्र, उभरता क्षेत्र, सतत क्षेत्र। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर क्या कहलाएगा, उभरता क्षेत्र। क्या कहलाएगा, उभरता क्षेत्र, यानी सी वाला ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आजकल नैदानिक पोषण के क्षेत्र को क्या कहा जा रहा है, चिकित्सीय पोषण उपचार, उपचारात्मक आहार, रोगात्मक आहार, सभी। तो क्या कहा जाता है इसमें, नैदानिक यानी जो रोग के निदान के लिए शुरू होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है चिकित्सीय पोषण उपचार। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसे आहार ऐसे पोषण का उपयोग किया जाता है जिससे क्या होता है, रोग को दूर किया जा सके या रोग को नष्ट किया जा सके। तो ऐसे उपचार को क्या कहेंगे, चिकित्सीय पोषण उपचार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम है। तो मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक क्या है कि पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम कौन है। तो मानव शरीर में
पाचन क्षमता के लिए कौन एंजाइम जिम्मेदार है? एमाइलेज। क्या होता है यहाँ पर? ये पहला ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, एमाइलेज यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लैक्टोज असहता वाले व्यक्ति लैक्टोज मुक्त दूध देना कैसा खाद्य है? तो यहाँ पर दिया गया है लैक्टोज असहता। तो यहाँ पर लैक्टोज असहता वाले व्यक्ति लैक्टोज मुक्त दूध देना क्या खाद्य है? देना कैसा खाद्य है? संरक्षित खाद्य है, फार्मूलाबद्ध खाद्य है, चिकित्सीय खाद्य है या विनिर्मित खाद्य है? तो मतलब जो लैक्टोज को सहन मतलब ना कर पाए, डाइजेस्ट ना कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं? लैक्टोज मुक्त दूध दे रहे हैं। जिसको मतलब लैक्टोज जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो क्या करते हैं? मतलब लैक्टोज मुक्त दूध देते हैं। तो ऐसे को कैसा खाद्य कहेंगे? कि कैसा खाद्य कहेंगे? चिकित्सीय खाद्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चिकित्सीय खाद्य बोलेंगे। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विटामिन की घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण किसने और कब किया? तो विटामिन की घुलनशीलता के आधार पर देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि विटामिन जो होते हैं वो घुलने वाले दो मतलब होते हैं, दो भागों में इनको बांटा गया है। एक जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? वसा में ना। तो क्या होते हैं? दो भागों में बांटे गए हैं। पहला क्या है? जल में घुलनशील और दूसरे किसमें? वसा में। तो वसा में कौन कौन से घुलते हैं? बी और सी ना। और जल में ए, डी, ई, के, ये 4 प्रकार के विटामिन होते हैं जो घुलते हैं। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। विटामिन की घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण किसने और कब किया? तो 1915 में मैकालम ने किया था। किसने? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1915 में किसने किया था? मैकालम ने। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विटामिन है, क्या है? ये कार्बनिक है, अकार्बनिक है, अयस्क युक्त है, हाइड्रोजन यौगिक है? तो विटामिन क्या है? ये कार्बनिक है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन ए और विटामिन डी को नापा जाता है अंतर्राष्ट्रीय इकाई से, मिलीग्राम से, माइक्रोग्राम से, सभी। तो विटामिन ए और डी को किस में मापते हैं? इसको मापते हैं अंतर्राष्ट्रीय यूनिट, यानी इसको IU से मापते हैं विटामिन ए और विटामिन डी को। और इसका क्या हो गया फुल फॉर्म? IU का अंतर्राष्ट्रीय इकाई या अंतर्राष्ट्रीय यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विटामिन के किसके संश्लेषण में सहायक है? विटामिन के जो होता है वह किसके संश्लेषण में सहायक होता है? हिपेरिन के, रक्त के, लसिका के, प्रोथाम्बिन के। तो यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन के जो होता है वह प्रोथाम्बिन के संश्लेषण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इडली व डोसा बनाने के चावल व दाल का अनुपात होना चाहिए। मतलब जो इडली और डोसा बनाया जाता है उसमें और चावल और दाल का अनुपात कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? इडली डोसा बनाने में चावल और दाल का अनुपात 3:1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? यानी 3 अनुपात में चावल और दाल जो है वह 1 अनुपात में होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखिए कि सोयाबीन में पाए जाने वाले 3 प्रोटीनों में से नहीं है। कौन ऐसा प्रोटीन है जो नहीं है? किसमें? सोयाबीन में। सोयाबीन में पाए जाने वाले 3 प्रोटीनों में से नहीं है। कौन सा नहीं है? यहाँ प्रोपलिन है, ग्लूसिनिन है और लिग्यूमेनिन है, कैसिओलिन है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो हो जाएगा प्रोपलिन हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये फलों में लगभग जलांश कितना होता है? 70 से 85% होता है, या 60 से 65% होता है, 90 से 95% होता है, 40 से 45% होता है। तो यहाँ पर फलों में लगभग कितना जलांश होता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? फलों में जो है वो 70 से 85% होता है। कितना? 70 से 85% होता है। यहाँ पर ए
इसका ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पैकेजिंग सामग्री जैव अपघटनीय नहीं है? कागज़, गत्ता, प्लास्टिक, लकड़ी। तो जैव अपघटनीय कौन सा नहीं है? यहाँ पर प्लास्टिक जो है वो जैव अपघटनीय नहीं है। तो यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए किस प्रकार के पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है? वैक्यूम पैकेजिंग, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, सक्रिय पैकेजिंग, सभी। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए। खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए किस प्रकार के पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है? तो ये 22 का कौन सा आंसर सही होगा? 22 का जो है वह सही हो जाएगा यहाँ पर चौथा ऑप्शन, यानी सभी जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग किया जाता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट का प्रयोग किया जाता है, एंटी फंगल एजेंट का प्रयोग किया जाता है, सभी का। तो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए किसका? एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट और एंटी फंगल, इसमें क्या होते हैं? एंटी फंगल एजेंट। ये तीनों का क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये चौथा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर खाद्य नैनो टेक्नोलॉजी के संभावित जोखिमों में से एक क्या है? मानव स्वास्थ्य पर प्राकृतिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएं, सभी। तो खाद्य नैनो टेक्नोलॉजी के संभावित जोखिमों में से एक क्या है? यहाँ पर भी डी वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यानी सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संतृप्त वसा का उदाहरण क्या है? अभी ये संतृप्त वसा का उदाहरण क्या है? मछली का तेल, जैतून का तेल, मक्खन, अखरोट। तो संतृप्त वसा का उदाहरण क्या है? यहाँ पर ऑप्शन जो है वह ये देखिए, यहाँ पर संतृप्त वसा का उदाहरण क्या है? ये मक्खन, यानी जो जम जाता है उसको वो संतृप्त वसा है। यहाँ पर मक्खन जो है वह सही हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें असंतृप्त वसा का उदाहरण क्या है? घी, लार्ड, वनस्पति तेल, मांस की चर्बी। तो यहाँ पर असंतृप्त वसा क्या होता है कि जो ना जमे, यानी वनस्पति तेल जो है ये असंतृप्त वसा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिपिड्स शरीर में किस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है? ऊर्जा भंडारण, हार्मोन का निर्माण, कोशिका झिल्ली का निर्माण, सभी। तो लिपिड्स जो होते हैं वह लिपिड्स शरीर में किस कार्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? ऊर्जा भंडारण, और क्या है कि हार्मोन का निर्माण, कोशिका झिल्ली का निर्माण, सभी। तो यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। लिपिड्स जो होते हैं इन सब के लिए ज़रूरी होते हैं। लिपिड्स शरीर में किस कार्य के लिए ज़रूरी होते हैं? इन सब के लिए ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। एक स्वास्थ्य वजन बनाए रखने की रणनीतियों में शामिल है प्रोटीन का सेवन बढ़ाना, अधिक सूप खाना, कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का चयन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ 28 का क्या सही होगा? 28 का क्या होगा कि यहाँ पर सही हो जाएगा क्या? यहाँ पर सभी जो है वो सही हो जाएंगे। 28 का ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अमीबिया नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? पेचिस, हैजा, टाइफाइड, अतिसार। यहाँ पर फिर से सुनिए कि अमीबिया नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? पेचिस, हैजा, टाइफाइड, अतिसार। तो यहाँ पर जो है वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? पेचिस। यहाँ पर क्या होगा? पहला ऑप्शन जो है वो पेचिस सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गर्म जलवायु वाले इलाकों में जल का अधिक निष्कासन किस रूप में होता है? गर्म वायु के रूप में, मूत्र के रूप में, मल द्वारा, पसीने के द्वारा। तो किस रूप में होता है कि पसीने के रूप में होता है।
यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये आगे बढ़ते हैं। सामान्य आहार दिया जा सकता है पेप्टिक रोगी को, पाचन तंत्र को। सामान्य आहार दिया जा सकता है किसको? पेप्टिक रोगी को या पाचन तंत्र को, और किसको? और क्या दिया हुआ है कि अल्सर रोगी को, पाचन तंत्र रोगी को। पेप्टिक रोगी को पाचन तंत्र बीमारी न होने पर, अल्सर रोगी को, पाचन तंत्र रोगी को। तो सामान्य आहार देने की बात हो रही है। सामान्य आहार जो है वह पाचन तंत्र बीमारी न होने पर यहाँ पर जो होता है वह बी वाला ऑप्शन, देखिए यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाले कार्बोहाइड्रेट है। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाले कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं? अभी बताइए इसमें क्या है कि पहला ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। कौन से हैं इसमें? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो है पहला क्या है, देखिए ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज और क्या है कि सुक्रोज। तो चारों में से कौन सा सही होगा? यहाँ पर इन चारों में से लैक्टोज जो है वह सही हो जाएगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। घरेलू शर्करा के नाम से जाना जाता है। घरेलू शर्करा के नाम से किसे जानते हैं? इसमें घरेलू शर्करा के नाम से जानते हैं क्या है कि लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज। तो यहाँ पर ये सुक्रोज सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पौधे का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च, शक्कर, कार्बोहाइड्रेट और वसा। पौधे का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। तो कौन सा है? स्टार्च। यहाँ पर ये कौन सा पहला ऑप्शन सही होगा? फिर आगे बढ़ते हैं कि स्टार्च साधारण रूप से किसमें डैश 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 में टूटता है। तो स्टार्च जो है साधारण रूप में टूटता है मुख में, छोटी आंत, आमाशय, बड़ी आंत। तो स्टार्च जो है ये किस में टूटता है? ये साधारण रूप से किस में टूटता है? मुख में। लेकिन इसका संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। लेकिन ये जो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, मुख सही होगा। लेकिन अगर इसका संपूर्ण पाचन की बात होगी तो वह कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट चयापचय की प्रणाली को सही क्रम में लगाइए। कार्बोहाइड्रेट की चयापचय प्रणाली को सही क्रम में लगाइए। ग्लूकोज फर्स्ट, ये फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट पाइरुवेट। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि कार्बोहाइड्रेट के चयापचय प्रणाली को क्या करना है? सही क्रम में लगाना है। ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट पाइरुवेट। तो पहले नंबर पे क्या आएगा? पहले नंबर पर ग्लाइकोजन आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? ग्लाइकोज फर्स्ट फास्फेट। फिर क्या आएगा? ग्लाइकोज इसमें, फिर उसके बाद ग्लाइकोज 6 फास्फेट। फिर क्या आएगा? फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद क्या आएगा? पाइरुवेट। तो यहाँ पर ये इसमें कौन मैच करता है? 3, 1, 2, 4, 5। तो क्या है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि क्या है, आगे देखते हैं। मछली में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो मछली में किसकी मात्रा अधिक होती है? मछली में जो होती है वह किसकी? ओमेगा 3 की मात्रा जो होती है वह अधिक होती है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एरिथीमिया का आशय है असामान्य हृदय लय, हृदय गति शून्य, नाड़ी तंत्र दोष, रक्त में लवण की कमी। तो यहाँ पर हृदय की लय धीमी हो जाए
तो ये क्या कहलाता है? एरिथीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एरिथीमिया। एरिथीमिया का आशय क्या है? हृदय गति जो होती है जब धीमी हो जाती है, तो हृदय की धड़कन जो धीमी हो जाती है या ख़त्म हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे? एरिथीमिया कहेंगे। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है? असामान्य हृदय लय, हृदय गति शून्य, नाड़ी तंत्र दोष, रक्त में लवण की कमी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो है ये असामान्य क्या कह रहा है कि हृदय की लय क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, हृदय गति शून्य हो जाती है, नाड़ी तंत्र दोष और रक्त में लवण की कमी। तो यहाँ पर जो है यह बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि छिलके वाली जब सब्जी होती है उसको जब हम धुलते हैं तो कौन से पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो धुलने पर निकल जाते हैं? विटामिन सी और डी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन विटामिन ए और विटामिन डी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि विटामिन सी और विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी। तो यहाँ पर 39 का कौन सा आंसर सही होगा? 39 का विटामिन बी और यहाँ पर कौन सा? ये विटामिन बी और सी, ये दोनों सही हो जाएंगे। ये नहीं, ये चौथा ऑप्शन डी वाला ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। पिपेरिन एक यौगिक है जो पाया जाता है, किस में पाया जाता है? काली मिर्च में, इलायची में, हल्दी में, लौंग में। तो पिपेरिन किस में पाया जाएगा? पिपेरिन जो पाया जाता है वह किस में पाया जाता है? काली मिर्च में। आगे बढ़ते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कि कथन फर्स्ट बैगन आयरन का अच्छा स्रोत है। पहला कथन है, इसमें मतलब विचार करना है। विचार कीजिए कि कथन जो पहला है वह बैगन आयरन का अच्छा स्रोत है, क्या ये बताइए। और कथन 2 जो होता है, कद्दू विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो जहाँ तक हम लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो पीले वाले फल होते हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो यहाँ पर तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सही होगा, विटामिन ए। जैसे कि तो कद्दू विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, लेकिन बैगन आयरन का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर कौन सा सही होगा कि ये भी सही है, दूसरा वाला ऑप्शन भी सही है और पहला वाला ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्या स्वीटेक्स में ऊर्जा की मात्रा होती है? स्वीटेक्स क्या होता है? स्वीटेक्स बोलते हैं किसको? स्वीटेक्स बोलते हैं कृत्रिम शुगर को। स्वीटेक्स क्या है? ये स्वीटेक्स जो होता है ये देखिए किसको? कृत्रिम शुगर को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? कृत्रिम शुगर को बोलते हैं स्वीटेक्स। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहे हैं कि मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्वीटेक्स में ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? तो स्वीटेक्स में ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? उसमें जो होती है ऊर्जा की मात्रा 0 कैलोरी होती है। कितनी होती है? 0 कैलोरी होती है या तो 0 कैलोरी होती है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे विटामिन एच कहा कहते हैं? तो किसे विटामिन एच कहते हैं? यहाँ पर कैरोटीन, बायोटीन, नियासिन, राइबोफ्लाविन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी वाला, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं विटामिन जी के नाम से? किसे बोलते हैं? बायोटीन को बोलते हैं। किसको? बायोटीन को बोलते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ये देखिए निम्नलिखित में से किसे विटामिन एच के नाम से जानते हैं? विटामिन एच के नाम से किसे जानते हैं? किसे जानते हैं विटामिन एच के नाम से? बायोटीन को जानते हैं। यहाँ पर ये विटामिन एच किसे जानते हैं? बायोटीन को जानते हैं। और विटामिन जी के नाम से किसे जानते हैं? राइबोफ्लेविन। अब राइबोफ्लेविन यहाँ पर नाम नहीं दिया है ना, कि दिया है? कैरोटीन, बायोटीन, नियासिन, B2। तो B2 जो है, B2 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर
मैसूर में। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता यानी केरेटोमलेशिया होता है, बी, डी, ए और सी। तो यहाँ पर कौन सा सही होता है कि किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता यानी केरेटोमलेशिया होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी वजह से, कि विटामिन ए की वजह से यह होता है। और आगे देखते हैं, यहाँ पर पहले देख लीजिए ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम सोडियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ये सोडियम बेंजोएट। तो कौन कौन सी मानव गुर्दे में पथरी जो है वह किसकी वजह से बनती है, कैल्शियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम बेंजोएट। तो 47 का कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट। यहाँ पर जो है वह बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा ये। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल से बनाना चाहिए। मतलब तेल में असंतृप्त वसा होती है, तेल का संग्रह आसान होता है, तेल में संतृप्त वसा होती है कोई नहीं। मतलब तेल में संतृप्त वसा किसे कहते हैं और असंतृप्त वसा किसे कहते हैं, असंतृप्त वसा उसे कहते हैं जो जमती नहीं है। असंतृप्त वसा क्या है, असंतृप्त वसा क्या है, असंतृप्त, ये क्या है, असंतृप्त क्या होती है, जो जमे ना, जमती नहीं है, जो जमती नहीं है वो क्या कहलाई, असंतृप्त वसा। और संतृप्त क्या होती है, जो जम जाए। तो चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल से बनाना चाहिए। तो क्या है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये तेल से बनाना चाहिए यानी ये असंतृप्त वसा ये जमती नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलेस्ट्रॉल है पर्ण रहित के प्रकार और किसके, जंतु वसा में उपस्थित, जंतु वसा में उपस्थित। देखिए यहाँ पर ऊपर छूट गया है, तो ये है वसीय अम्ल, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये देखिए जंतु वसा में उपस्थित वसीय अम्ल, ठीक है। तो जंतु वसा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल क्या है कि जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है या अम्ल है। आगे तो यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स ये क्या है, कि शरीर का भार किलोग्राम में, शरीर की लंबाई स्क्वायर मीटर में। बॉडी मास इंडेक्स क्या है, शरीर का भार ग्राम में, शरीर की लंबाई स्क्वायर मीटर में, शरीर का भार स्क्वायर किलोग्राम में, शरीर की लंबाई मीटर में, शरीर का भार स्क्वायर ग्राम में, शरीर की लंबाई मीटर में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर जो है वह पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, शरीर का भार किलोग्राम में और शरीर की लंबाई क्या है, स्क्वायर मीटर में। ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। पहला है आत्मसात्करण, फिर उसके बाद है आधारीय चयापचय, फिर तीसरे नंबर पे है पाचन, फिर चौथे नंबर पे है कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर ये सही हो जाएगा ए वाला। कौन सा ऑप्शन सही होगा
कि यहाँ पर ये आधारीय चयापचय, यहाँ पर ये जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ORS में ग्लूकोज इसके लिए मिलाया जाता है, सोडियम के अवशोषण के लिए, ऊर्जा का स्रोत, और उसके बाद स्वाद, फिर उसके बाद नेक्स्ट है कोई नहीं। तो यहाँ 52 का कौन सा सही होगा? 52 का जो है वह कौन सा ऑप्शन सही होगा कि देखिए पहले कि क्या जो ये पूछा है कि ORS में ग्लूकोज इसके लिए मिलाया जाता है, तो ये निर्जलीकरण क्या होता है, डिहाइड्रेशन क्या होता है कि जब किसी के शरीर में डिहाइड्रेशन होता है या निर्जलीकरण होता है तो उसे ही जैसे पानी की कमी हो जाती है तो क्या कहलाएगा? निर्जलीकरण कहलाता है। लेकिन रिहाइड्रेशन क्या होता है? जब पानी को फुलफिल कर दिया जाता है तो वह रिहाइड्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? ORS में ग्लूकोज इसके लिए मिलाया जाता है, सोडियम के अवशोषण के लिए, ऊर्जा का स्रोत, और स्वाद कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या होगा ऑप्शन? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊर्जा का स्रोत। आगे बढ़ते हैं। कौन मोनोसेकेराइड है? सुक्रोज, मांड, ग्लूकोज, सेल्यूलोज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं ना, मोनो, डाई, पॉली। तो मोनोसेकेराइड में कौन कौन से हैं? ग्लूकोज और क्या? लैक्टोज, और क्या होता है कि ग्लूकोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज। तो यहाँ पर 3 हो गए ना। तो मोनोसेकेराइड में यहाँ पर कौन दिया है? देखिए ग्लूकोज दिया हुआ है, तो ये कौन सी है? यहाँ पर ग्लूकोज दिया, ये मोनोसेकेराइड है। मानव शरीर में कौन से अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखते हैं? मानव शरीर में कौन से अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखते हैं? पहला है फेफड़े एवं आमाशय, दूसरा है यकृत एवं मांसपेशियाँ, तीसरा है आमाशय एवं मांसपेशियाँ, चौथा है छोटी आंत एवं यकृत। तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि यकृत एवं मांसपेशियाँ मानव शरीर में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्लूकोज जो है जब हम ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं और जिसकी क्या होती है पूरे की हम लोग उपभोग उसका नहीं कर पाते हैं, तो वह जो बचता है वह यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जाकर स्टोर हो जाता है। तो यह यकृत और मांसपेशियाँ यहाँ सही हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर ये 54 क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए अब इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भोजन का सरल रूप में टूटना क्या कहलाता है? भोजन का सरल रूप में टूटना क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको उपचय बोलेंगे कि अपचय बोलेंगे? तो देखिए भोजन का सरल रूप में टूटना क्या कहलाएगा? अपचय कहलाएगा, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। तो भोजन का सरल रूप में टूटना अपचय कहलाता है या कैटाबॉलिज्म कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए 55 क्वेश्चन समाप्त हुए और आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन हर संडे को प्रैक्टिस सेट मिलेगी। लेकिन आप लोगों से यही हम कहेंगे कि आप लोग पढ़ते रहिए। ये मत सोचिएगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम 1 महीने का टाइम आपको और मिला है, आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, ये सोच के पढ़ाई करिए। तो इसीलिए आप लोग पढ़ाई करिए और उसके बाद आप लोग पढ़ाई करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।